तो भैया पास होने के लिए कुछ क्वेश्चन गा रहा हूँ, उन्हें कॉपी में क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। मैंने क्वेश्चनों को थोड़ा चेंज कर दिया है कि वो अगले साल क्या पूछ सकते हैं। अब कोई गधा ही होगा जो अगले साल वही क्वेश्चन पूछेगा जो उसने पिछले साल पूछा था, तो वी विल चेंज इट लिटिल बिट। तो आइए ध्यान देते हैं, पास कराने वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आज 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन का आप क्वेश्चन लिखेंगे और प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग करेंगे, बिकॉज भैया 11 पास होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं ऑनलाइन वाले, तो कृपया करके उस थ्योरी का होमवर्क जरूर कीजिए, तभी पास होंगे। तो 4-5 दिनों में आप फिजिक्स इतनी पढ़ लेंगे कि आप आराम से सेल आउट कर जाएं, ये मेरी गारंटी है। सेल आउट मतलब नहीं कि 100 में 70 आ जाएंगे, बट 40 के प्लस लाना बहुत आसान हो जाएगा। बस ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं वो घर जाके करना ही करना है। आइए जब पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैं पहले क्वेश्चन को की बात कर रहा हूं, आप सामने देखिए क्वेश्चन क्या है, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप प्रॉब्लम नंबर 1 लिख लीजिए। अगर आप इसको क्वेश्चन लिखना नहीं चाहते हैं, यू विल गेट दिस फाइल एज सुन एज द क्लास इज ओवर। अभी प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो किस टॉपिक से है वो समझिए। यहां बात कर रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपको एज अ होमवर्क मैं यहां पर जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊंगा, यहां पे जितने भी 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उन 10 क्वेश्चन का न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरी होगी। थ्योरी विल बी अ पार्ट ऑफ होमवर्क, जहां पे उसको डिराइव करेंगे आप। तो पहला होमवर्क प्लीज लिखते भी रहिएगा। होमवर्क के डब्बे बना लेते हैं छोटे छोटे। तो पहला होमवर्क क्या है, ध्यान दीजिए, जब आप घर बैठे तो इसको जरूर करें। अब क्या हुआ, पहला क्वेश्चन समझिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, जो आपको करना है, वो करना है ट्रायंगल लॉ। क्या करना है, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट भी और क्या, प्रूफ भी। ये इंपॉर्टेंट है, प्रूफ भी याद रखिएगा। स्टेटमेंट तो सेम ही है, सॉरी प्रूफ तो सेम ही है, चाहे इसका कर रहे हो चाहे पैरेललोग्राम का कर रहे हो, पॉलीगन का अलग है बस। तो दोनों में से स्टेटमेंट अलग है, केवल प्रूफ इज ऑलमोस्ट सेम ओनली। तो आपको पैरेललोग्राम लॉ भी स्टेटमेंट याद रखना है, पैरेललोग्राम लॉ का भी, ठीक है। काम खत्म करते हैं। फिर थर्ड पार्ट जो है, पॉलीगन लॉ भी याद करना है। मोर ओवर इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, 2 मिनट में ये 3 चीजें आप मुश्किल से 15 मिनट में याद कर सकते हैं, बिकॉज कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं भाई साहब कि आपको याद नहीं हो पाएगा। जब मैं बता रहा हूं कि 2 से 3 नंबर आपके जेब में है तो कर डालिए। फिर आइए ध्यान से, फिर इस पर न्यूमेरिकल करने से पहले हमारे पास 2 डॉट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, ये आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस याद है। ए डॉट बी मतलब द रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी अ स्केलर। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं बिकॉज ये होमवर्क नहीं है, ये लिख रहा हूं बिकॉज ये होमवर्क नहीं है। तो यहां पे 2 बातें आती हैं बेटा, जब एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो अगर उन दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल मिला के रख दिया जाए, तो वो अपने बीच में एक एंगल बनाने वाले हैं, जिसको हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। और अब हमें 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या, A dot will give me AB cos theta and this is, please remember, a scalar। क्या होता है ये, स्केलर। लेकिन हम मॉड खेलते हैं अगर, तो A क्रॉस B का अगर मॉड कहें, मैग्नीट्यूड कहें, तो वो होता है AB sin थीटा। इट इज नॉट द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं बताइए जरा फटाफट, राइट हैंड थंब रूल। A क्रॉस B में राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं और उसके हिसाब से डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन बोलता है the angle between two vectors, find the what is the angle between two vectors if the ratio of the dot product, which means AB cos theta whole upon AB sin theta is √3। cot theta कितना हो गया मेरे बच्चे, √3, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री या π/6 रेडियन। प्लीज राइट इट इन रेडियंस ओनली। 30 डिग्री सही बोला आपने। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था, कितने लोग को लगा कि अपने आप कर पाते हैं, अच्छा गुड। अब अगला क्वेश्चन आप खुद करिएगा, लेकिन बिफोर वी गो अहेड याद रखिए कि आपको एज अ होमवर्क में एक तीसरा क्वेश्चन कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 2i + 3j + 4k, और एक वेक्टर बी है जिसकी वैल्यू है i - 2j + 3k। आपको करना क्या है, आपको निकालना है a डॉट बी, जो कि बहुत ही आसान है। आपको निकालना है b, जिसको हम कहते हैं a क्रॉस b, और आपको निकालना है एक यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर स्टार। सही है एकदम। छापो, होमवर्क छाप सकते हैं या तो होमवर्क की फोटो खींच लीजिए, जैसा आपको लगे खींच ली। इतना लिखिए कौन फोटो खींच रहे, होमवर्क नंबर 1। अच्छा ठीक, होमवर्क 01। आगे बढ़ते हैं, चले आगे।
पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस, ये आपको आना चाहिए, 2-3 नंबर का आ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, लाप्लास में सबसे उठा रखा है। लाप्लास अंकल ने बोला कि न्यूटन भाई तुम्हारा फॉर्मूला गलत है, बिकॉज न्यूटन ने कहा था द फॉर्मूला प्रपोज्ड बाय न्यूटन वाज स्पीड ऑफ साउंड इज अंडर रूट ऑफ बी isothermal. That means the process of movement of sound was assumed to be isothermal, but it is not. Laplace said it is not. It is the adiabatic process. Now, आपको क्वेश्चन में कुछ प्रूव नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है Laplace pointed out that the sound travels through a gas under adiabatic condition. Justify the statement by giving 2 reasons. तो 2 reasons दीजिए कि ये स्टेटमेंट एकदम सही हो। Sound travels very fast, and therefore interaction of energy with the medium is not possible, is generally not possible. अब ये वर्ड अंग्रेजी का जनरली तेरे पूरे अंग्रेजी को संभाल लेता है। फिर से बोल रहा हूं, साउंड ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन अ मीडियम एंड देयरफॉर एनर्जी ट्रांसफर जनरली विद मीडियम इज नॉट पॉसिबल। एनर्जी ट्रांसफर जनरली विद मीडियम इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहां पर एक फ्लॉ है बड़ा जबरदस्त, मैं तुमको बताना चाहता हूं। कोई कंपटीशन, कोई वाइवा में उड़ा सकता है तुमको। साउंड तो आयरन में भी ट्रैवल करता है, और आयरन एक गुड कंडक्टर होता है। जो डेफिनेशन एयर के लिए हीरो बन के तुमने सब कुछ काट दिया था कि सेकंड रीजन क्या है, एयर इज अ बैड कंडक्टर, आयरन इज अ गुड कंडक्टर। तो व्हाई डोंट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट, बिकॉज उसमें बहुत अलग कहानी भी घुस जाती है, विच इज नॉट राइट नाउ, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम वो डिस्कस कर पाए। लेकिन तुम्हें जान लो कि यहां पर एक फ्लॉ है कि हम जब बैड कंडक्टर बोलते हैं तो वो केवल बैड कंडक्टर नहीं है, वो बल्क मॉडुलस डिफाइन करता है। हाइयर द बल्क मॉडुलस लार्जर द स्पीड ऑफ साउंड, एंड बल्क मॉडुलस आयरन का काफी ज्यादा होता है। ठीक है भाई, ऐसे पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ, तो क्या हुआ भाई साहब, पहला पॉइंट हो गया कि बिकॉज हीट फ्लो नहीं हो पाता है तो एडियाबैटिक कंडीशन दिखाई दे रही है। दूसरी बात एक और आ गई, बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर, air is a bad conductor, therefore there is no energy transfer, clearly indicating adiabatic process। ठीक है, दोनों आ गए। इसके अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन होमवर्क के लिए क्या हो जाएगा बताओ। There are 3 क्वेश्चन जो यहां से निकल सकते हैं। पहला, आपको न्यूटन्स फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से, न्यूटन्स फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा आना चाहिए न्यूटन्स एजम्पशन आना चाहिए। तीसरा प्रूफ करना आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज गामा पी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए प्लीज। और लास्ट इसमें क्या है, factors affecting what, speed of sound। सिंपल सी बात पूछ लेता हूं, बता देना मुझे। if the temperature of the medium is constant and the pressure is doubled, if the temperature of the medium is constant but the pressure is doubled, comment on the speed of sound। बढ़ेगी? इतना मारेंगे ना बेटा। टेम्परेचर इज कांस्टेंट बोला ना मैंने, और मैंने पढ़ा रखा है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। बहुत माइनर चेंज होता है, नेग्लिजिबल होता है, यू शुड नॉट डरी, ये बात जान ले थोड़ा बहुत, क्योंकि गामा में चेंज आता है इसलिए ऐसा होता है। बट एज अ होमवर्क, एज अ आंसर टू बी रिटन इन द एग्जामिनेशन, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट प्रेशर पर स्पीड डिपेंड नहीं करती, काम खत्म। हाँ, तो तू बोल रहा है वो बहुत माइनर वेरिएशंस होते हैं, दैट मे बी निग्लेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, तो भेज रही है कनिका, भेज देगी। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद करिए, वो बहुत इजी क्वेश्चन है और होमवर्क के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इस पे बन जाता है। क्या
डेरिवेशन ऑफ बीट्स, केवल एक ही क्वेश्चन बनता है होमवर्क 3। डेरिवेशन ऑफ कंडीशन ऑफ बीट फॉर्मेशन। एक तो ये हो गया, एक और होता है, व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशंस required for beat formation। वैक्स डालने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है घटती है? घटती है, बस खत्म। अगर बच्चों को वो आता है तो क्वेश्चन बकवास हो जाएगा। इसका आंसर देना तो मुश्किल है, अगर नहीं कराया तो पूछेंगे तो नहीं, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अगर नहीं कराया है हाँ तो बढ़िया बढ़िया मस्त है यार। आज बेस्ट इज यू डोंट हैव टू स्टडी दिस। और बीट्स फेल्किन जब जेईई में आएगा तो रह जाओगे तुम। जब भी दोगे ना अबे यार, लेकिन पढ़ तो ले यार, बीट के डेरिवेशन मत पढ़, क्वेश्चन तो कर ले। तो हमने क्या सीखा है, पूरी अंग्रेजी में सिखा रखी है, आपको वैसे लिखनी है। लेकिन सबसे पहले नॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 320 हर्ट्ज। कितने बीट्स बन रहे हैं? 4। तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हो सकती हैं? There are two possible frequencies, 316 hertz and 324 hertz। सही एकदम? बोलो यार। When the wax is loaded, both of these frequency will reduce. This will go somewhere here and this will go somewhere here। बोलो yes। तो obviously because the beats are decreasing, क्योंकि अब 3 हो गई ना मेरे ख्याल से, 3 बीट्स पर सेकेंड। दिस इज, डोंट राइट इट 3, राइट इट लेस देन 4 बीट्स पर सेकेंड इस वाले में। और यहां क्या लिखोगे? मोर देन 4 बीट्स पर सेकेंड। इसका मतलब आंसर कौन सा आला है? 324 हर्ट्स। नहीं आया तो 216 क्या कर रहा है? वो मतलब पूरा वैसे इंग्लिश में 216 क्यों लिख रहा है? वो 4 का नहीं। अच्छा पिटाई हो जाएगी बेटा अच्छी वाली। 300 है ना बेटा, गड़बड़ नहीं करना बच्चा। ठीक है नेक्स्ट चलें। पूरी अंग्रेजी लिख लेना बेटा आराम से, मैंने तो टाइम दे रखा है आपको, आराम से लिखिए। अंग्रेजी मैंने स्टैंडर्ड लिखवा रखी है, उसे प्लीज देख लीजिए सब लोग। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं बाद में इसको कभी, तो प्लीज रिफर टू द नोट्स, इसको जरूर करिए, बिकॉज एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर आपके स्कूल में बीट्स पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो मस्त रहो यार, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडिंग वेव पढ़ाया है? वो जरूर पूछेंगे, हम भी पूछ लेते हैं। हटाओ हटाओ बच्चों, नेक्स्ट आ जाइए। अब एक बढ़िया क्वेश्चन है, 2 पार्ट है और मैं चाहता हूं कि आप दोनों पार्ट करके दिखाइए मुझे। बढ़िया क्वेश्चन। ये होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में मैंने, ये मैंने लिखवाया था नहीं? SWG एंड BWG में मैं बोला ना, SWG स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड वायर गेज एंड BWG स्टैंड्स फॉर ब्रिगंगम वायर गेज। बोथ सिस्टम्स यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ वायर एंड शीट मेटल, पतली थिकनेस, स्मॉल थिकनेस, ये तेरे को बोलना था। दोनों स्केल अलग अलग हैं, बहुत हल्का डिफरेंस है। बोल बेटा। तो भैया जी पहला क्वेश्चन सबको आ जाना चाहिए था। इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज क्या होती है? हमेशा बराबर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? द रेंज का फॉर्मूला जो मेरे बच्चे को याद होना चाहिए, और चेक कर लेते हैं याद है कि नहीं याद है। शुभ्रा बता बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। वेरी गुड। तो हमने कहा मान लेते हैं एक एंगल थीटा लेते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एक लेते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, लेट द 2 एंगल बी थीटा एंड 90 माइनस थीटा। इसकी रेंज हम बोलते हैं R1 है। कितनी है R1? म्यू स्क्वायर साइन 2θ बाय जी। और इसकी स्केल कितनी है मान लेते हैं R2, वो कितनी हो गई? म्यू स्क्वायर साइन 2θ, तो मेरा 90 माइनस थीटा है। सही है। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 minus 2θ by g. We know that sine
180 minus alpha is sin alpha, which implies that R2 की वैल्यू आ गई कितनी, u स्क्वायर साइन 2 theta by g, which is equal to R1. So we can conclude that ranges are equal at complementary angles. Ranges are equal at complementary angles. ये important है, extremely important question है. They will ask you this. ठीक है, अब ये ट्राई कीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, दोनों मिला के 5 नंबर का आया था. 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसा रहा होगा. आ जाओ, अभी क्या हो रहा है, क्यों मिट रहा है. अच्छा सॉरी, अगला देखते हैं. कर लिया, इजी है. क्या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फॉर्मूला जिसको याद ना हो उसका जय श्री राम. देखो बेटा, द टाइम ऑफ फ्लाइट, इफ यू ऑल रिमेंबर, इट इज 2u, वेरी गुड, 2u साइन थीटा बाय g. रेंज का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g. ये हेल्प करेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये आपको हेल्प करेगा, मैं इसलिए लिख पा रहा हूं. What is the horizontal component of velocity of projection? That they are asking what is u cos theta. क्या बोल रहे हैं, हमने कहा अच्छा u cos theta पूछ रहा है क्या ये. अच्छा तो सुंदर लिखते हैं इसको. देखो 2u sin theta by g into u cos theta. अरे सर ये तो फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया. सही है, समय बचाने के लिए आपने जो किया सही होगा, लेकिन मैंने कहा एक ही लाइन में हो जाएगा आंसर. 2 तो ऐसे किया, वेरी गुड. 2ux uy बाय g पढ़ाया मैंने, वैसे ही कुछ कर रहा हूं. तो 2u साइन थीटा बाय g इंटू यू कॉस थीटा इज r. अच्छा भाई साहब, ये कितना है, 2 सेकेंड्स, और ये पूरा कितना है 100. बोलो यस. तो 2 इंटू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 100. यू कॉस थीटा की वैल्यू 50 मीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 50 मीटर्स पर सेकेंड. ऐसे ही किया होगा, लेकिन तो सब निकाला होगा. सब निकालने की कोई जरूरत, तरीका समझ में आना चाहिए. दिस वाज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन. आई डोंट नो ये 3 था ये 3 था, लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन सामने आपके, इजी बहुत है, प्लीज याद रखिए. और हमेशा इस पर क्वेश्चन आपका होमवर्क क्या बन जाता है, एक ही क्वेश्चन बनता है भाई साहब. क्या बताओ, सब कुछ. तो ये हो गया चौथा ना, थर्ड में नहीं दिया मैंने, हाँ दिया था 4th. तो होमवर्क करके आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. तो पहला डिराइव टी एच मैक्स आर और मेरे प्यारे बच्चों y. लेकिन भाई साहब y में हीरो मत बन जाना कि x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर निकाल रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा. मैडम कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं देगी, नंबर काटना ले ये भी हो सकता है. तो कृपया करके कहाँ छोड़ना है, x बराबर u tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वहीं छोड़ना है. ठीक है, वो सिखाया गया है कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट, क्या प्रूव करना है इसमें, चलो आओ देखें, करिए सब लोग. दिस वाज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. यस, इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. चलिए प्रूव करिए, चेक हो जाएगा ना हमारा. प्रूव करिए इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ट्रैजेक्टरी तुम इधर आओ, कौन आओ, यहाँ आओ. तो देवी वाला तुम्हारा पेपर कब शुरू हो रहा है बेटा, बेबी ओरिजिनल पेपर कब शुरू हो रहा है तुम्हारा. तो क्या था वो, क्या बोलते हैं, ये सही से बोलती है, प्री एनुअल टेस्ट 2. तू प्री एनुअल टेस्ट 1 में पास था, 2 में पास था, और तू दोनों में फेल था. फिर 1 नंबर से ना फाइनल फेल हो गया, तब क्या हुआ, मुझे ले रहा तू है. आइए पढ़ लो यार. ये बात, ये y है, यो x है, यो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, वेलोसिटी u मान लो, एंगल व थीटा मान लो. हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें यहाँ कहीं जाना पड़ेगा. इस पॉइंट P पर इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y है. तो ये OA है और ये OB है.
तो ओ ए मेरा x हो गया और ओ बी मेरा y हो गया। मुझे x और y के बीच का रिलेशन चाहिए। पहला, अब क्या लिखेंगे फिर सिमिलरली, मोशन अपॉन अलोंग एक्स हो गया। अब क्या लिखेंगे, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, यू वाई इज यू साइन थीटा, ए वाई इज माइनस जी, एस वाई इज वाई, टी इज स्टिल टी। तो यूजिंग दिस एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। एस वाई वाई है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, टाइम का टी लिख दो, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दो। यहां से टी निकाल लो, ये आ गया एक्स बाय यू कॉस थीटा। इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन नंबर 2। कौन से लिखो, इस वाली को। अब क्या कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y की वैल्यू u ने u को मार दिया, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक लिखने में नंबर मिलेंगे 4, एक नंबर कट जाएगा। किस बात के कटेगा, प्रूव दैट इट इज अ पैराबोला, शो दैट द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोला। यू विल राइट इट लाइक दिस नाउ, नोटेड y is equal to ax minus bx square where a and b are constants। हाँ या ना, where a क्या है, where, बट अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर का लिखिए, where a is tan theta and b is half g by u square cos square theta, which is equation of parabola, which is an equation of parabola। ठीक है, आएगा जरूर, ये जान लो, 100% आएगा भाई साहब। तो पास कराने वाला क्वेश्चन है ही ये, और इंपॉर्टेंट बहुत है भाई साहब। स्टार लगा लो जहां मर्जी वहां लगा लो। चलिए अब देखो, इसको हटा सकते हैं नहीं, अभी और ही पूछना है बेटा। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एट एनी इंस्टेंट। वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ध्यान देना, ध्यान देना, व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, वी एक्स निकालना है, ए एक्स कितना है 0, टी की वैल्यू टी। तो क्या वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, टाटा। वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यू एक्स के बराबर यू कॉस थीटा के बराबर, पहली बात। लेकिन क्या इसका एक ही कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, 2, तो क्या दूसरा भी निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। फिर क्या निकाला हमने, मोशन अलोंग वाई एक्सिस में कर लेते हैं यहीं पर। तो भाई साहब व्हाट इज यू वाई, यू वाई इज यू साइन थीटा, वी वाई इज क्वेश्चन मार्क,
ए वाई इज माइनस जी, टी की वैल्यू इज टी, यूजिंग वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। बोलो यस सर। भाई साहब ध्यान दीजिए, यू वाई कितना है सर, यू साइन थीटा माइनस जी टी इज माई यू वाई, ठीक है। विच मीन्स व्हाट इज माई वी वेक्टर, इट इज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। एक बार आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो आप इसका डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, डायरेक्शन इज एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। बट अगर कोई आपसे पूछे नहीं नहीं हमें तो एंगल चाहिए था, हमने क्या चाहिए था, एंगल, तो इसी पॉइंट पे देख लो ना, इधर होगा आपका वी एक्स और इधर होगा आपका वी वाई, और जो वेलोसिटी होगी वो कहां होगी, इसके टेंजेंशियल। अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं, क्या बोल दूं, तो व्हाट इज टैन अल्फा, रिमेंबर दिस, इट इज वी वाई बाय वी एक्स। इस ट्रायंगल को देखो, यहां पर आपका वी एक्स है, ये अल्फा है, और ये आपका क्या है, वी वाई। तो हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो गया, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। यहां से आपका एंगल भी आ गया, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रिटन दिस, बट क्या पता मास्टर को क्या चाहिए हो, तो कृपया करके दोनों लिखिए, छापिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका डब्बा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेविटेशन में आपको 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन आना है ना। सब जानते हैं कि मैं बार बार याद ही करा चुका हूं, क्या चीज, वेरिएशन इन ग्रेविटी, बट जो याद नहीं करा है वो 3 मोर डेरिवेशन जो आपको याद होने चाहिए। तो मैं वेरिएशन इन ग्रेविटी फिर भी लिख रहा हूं, बिकॉज मैं इसको होमवर्क नहीं ले रहा हूं, ये होमवर्क नंबर 05 है ना, 6 है, 5 भी दिया था, 06 पहला जो कि मैं देखूंगा नहीं, दैट इज वेरिएशन इन ग्रेविटी। वेरिएशन इन ग्रेविटी ये मैं देखूंगा नहीं, लेकिन जो मैं देखूंगा वो ये है जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। तीसरा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कौन सी, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और फिर 2 और चीजें, दैट इज वी ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, फटाफट छापिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ही कर पाएंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो कि आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको याद हो, वो डिनोट होता है U से, और वो होता है माइनस GM1 M2 बाय R, जहां पर ये अगर M1 है और ये अगर M2 है तो इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो ये फॉर्मूला है, और क्योंकि जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको एंगल की टेंशन लेनी नहीं है। 4 पार्टिकल्स सारे के सारे भाई साहब क्या हैं, M और M, ये दूरी साइड L, साइड कितना है, किसी है क्या, अच्छा, ये लेंथ L, ये भी लेंथ L, ये भी लेंथ L, ये भी लेंथ L, तो प्लीज सॉल्व इट करें। हमें चाहिए होगा कुछ वैल्यू चाहिए होंगी, कौन कौन सी, हमें चाहिए होंगी, ये वैल्यू चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी ये वैल्यू, याद है ना। तो ऐसे करते हैं इसको, देखो हम U का फॉर्मूला लिखना चालू करेंगे एक एक करके। तो अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलता हूं, इसको 3 बोलता हूं, इसको 4 बोलता हूं, तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा माइनस G M1 M2 बाय R1, 1 और 2 के बीच की दूरी, फिर माइनस G M2 M3 बाय R23, माइनस G M3 M2, सॉरी क्या कर देखा मैंने, ये 4 होगा ना, हाँ M4,
अरे वो तो मैं लास्ट में रखूंगा, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तुम सीधा लिख दो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस। M3 कितने, अच्छा कितने कितने टर्म्स आएंगे? वो सब गड़बड़ कर, 6 टर्म। वेरी गुड, किसने बोला 6? वेरी गुड। और फॉर्मूला याद करने का तरीका सिखाया था मैंने, ये आसान क्वेश्चन तो नहीं है। और एक बार सिखाता हूँ बार बार सही से। सबसे पहले इसको लेके आओ। सबसे पहला बंदा जब आता है तो उसका वर्ग कितना होता है? 0, क्योंकि कोई रोकने वाला। कुछ याद आ रहा है? सब भूल गए? याद कराता हूं फिर से। ये चारों मास कहां रखे हैं? इन्फिनिटी पे। कहां रखे हैं? और उनको लाके यहां रखना पड़ेगा। तो जो रखोगी उसमें जो एनर्जी खर्च होगी वही कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है बेटा, पहला मास जब आता है कोई वर्क नहीं होता, 0 होता है, क्योंकि कोई उसको आने से रोक नहीं रहा। जब दूसरा मास आता है तो ये बोलता है भाई देख मैं तो पहले से हूं और L दूरी पर, तो इसका आ गया GM/M/L। कौन कौन आ गया सिस्टम में? ये आ गया और ये आ गया, चलेगा। अब जब तीसरा मास आता है तो पहले वो बोलता है G, इसका और इसका निकालो, MM/√2L। अब इसका निकालो, GM/M/L। आवाज समझ नहीं आया? अच्छा, अब जब चौथा मास आता है तो चौथे मास में सब लोग का कंट्रीब्यूशन होगा। कैसे आएगा? पहले इन दोनों का GM/M/L, फिर इन लोग का -GM/M/L, फिर इसका -GM/M/√2L। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। ये मैंने आपको सिखाया भी है। कितने टर्म्स आ गए? 6 टर्म्स। मुश्किल हो गया लेकिन काफी ज्यादा। बिकॉज ये काफी ज्यादा मुश्किल हो गया तो लेट मी मेक अ फॉर्मूला फॉर यू ऑल, क्योंकि हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने होंगे तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए हम सीखते हैं पहले फॉर्मूला। अबे दोनों का पूछा भाई। ऑल्सो नेक्स्ट कंडीशन है वो। पहले नॉर्मल। हमने कहा चलो इधर आओ। अब क्या करो, ये मास M1, ये मास M2, ये मास M3, ये मास M4 और ये दूरी R12, ये दूरी R23, ये दूरी R34, ये दूरी R41, इसकी दूरी क्या बोले? R13, ये दूरी क्या हो गई? R24। अब तुम फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। अगर तुम्हें लगा 6 टर्म्स तुम याद कर लोगे, बहुत अच्छी बात है, फिर वो 5 टर्म्स के लिए आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो समझो करना कैसे है। तो उसको ऐसे लिखो, जब आप पहला मास लाओगे तो वर्डन कितना होगा? 0। पहला मास का वर्डन कितना होगा? 0। फिर माइनस, आप चाहें तो माइनस साइन बाहर निकाल लें सीधे सीधे, क्योंकि सारे में माइनस आने वाला है, सब में माइनस आने वाला है, तो बाहर निकाल लो। अब इन दोनों का लिखो, GM1M2/R12। फिर इसका जब लिखोगे तो इसका भी लिखोगे और इसका भी। तो कैसे लिखोगे? GM1M3/R13, GM3M2/R23। क्या 3 लोग पूरे हो गए? अब चौथा लाओ। जब चौथा लाओगे तो लिखोगे G। अब M4 के लिए सबका लिखो, M4 लिख लो, M4 का M1 के साथ R14, M4 का M3 के साथ R34 या 43, फिर M4 का M2 के साथ R42। ये सारा फॉर्मूला बन गया। अब इसको याद करना तो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं याद भी कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन तरीका लिख लेंगे कि कैसे कैसे कर रहे हैं। पहले इसका 0, इसका GM1M2/R12, फिर इसका तो इससे भी निकालना पड़ेगा और इससे भी, तो GM3M1/R13, M3M2/R32, फिर इसका तो इन तीनों से। सिंपल।
ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है, आने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लो प्लीज। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो कि आपको याद रखना है, एकदम होमवर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलती है कि वर्क डन, सॉरी, एनर्जी स्टोर्ड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBT। तो इन n डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, n/2 kBT, n/2 kBT, इसे याद रखिए प्लीज। अब आगे देखिएगा, यूज दिस लॉ टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स। Cp और Cv निकालो। Cp और Cv निकालने के बाद, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन हो गया। किसका हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन। Cp और Cv निकालो, Cp और Cv निकालने के बाद आप उसका रेशियो निकालो, गामा। तो 1 + 2/f फॉर्मूला बन के आएगा। याद तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बट हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले याद रखो बेटा, Cp और Cv निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, मेयर्स फॉर्मूला। तो Cp - Cv = R देगा। यहां वो प्रूव ही नहीं करना है। गामा कैसे करते हो प्रूफ, Cp/Cv इज गामा। हाउ वुड यू गेट Cp? माई क्वेश्चन इज दिस ओनली, du/dt। इसके लिए हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चाहिए। क्या चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चाहिए। लेकिन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज करके हमें पहुंचना है। क्या करना है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल हमें यूज करके चलना है। तो हम करेंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीके से, ध्यान दीजिए कैसे। हम जानते हैं कि भाई साहब Q dQ = du + dw। आप क्या निकालोगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम dQ की वैल्यू कितनी जाएगी, du के बराबर, किसके बराबर, du के बराबर, u लिखिए du प्लस dw में से dw कितना हो जाएगा, 0। dQ क्या होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फॉर्मूला सिंपल है, इट इज NCV/dt। क्या होता है, NCV/dt is equal to du। ऑब्वियसली दिस इज मेयर फॉर्मूला, दिस इज बेसिकली मेयर्स फॉर्मूला। आप मेयर्स फॉर्मूले को ही यूज करते हुए चल रहे हैं, लेकिन हम किस फॉर्म में चलेंगे, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म। ये देख लो फटाफट। अब du कैसे डिफाइन किया जाता है, डिग्री, एनर्जी कैसे आती है, एनर्जी लिखिएगा, एनर्जी ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। और वही तो एनर्जी है। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से व्हाट इज द एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी इन अ गैस, एनर्जी इन अ गैस मॉलिक्यूल कितना है, F/2 kBT। डिग्री ऑफ फ्रीडम यही तो फॉर्मूला, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यही फॉर्मूला है, F/2 kBT। 1/2 kBT हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो F/2 कितना हो गया, F, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F/2 kBT। ठीक है ना, ठीक है भाई, F/2 kBT। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एनर्जी। और एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल अगर आइडियल हो तो वो क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, और इसकी वैल्यू आती है ½ kBT। क्या आती है, ½ kBT। बोलो जी, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही है, पक्का। तो du कितना हो जाएगा बताना फटाफट। अच्छा, एक kBT को हम एक और फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं ना, याद करो, ½ NF। तो कैसे आता है, kB का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज kB, R/NA, R/NA, याद है, फॉर वन मॉलिक्यूल, ये फॉर वन, ये एक मॉलिक्यूल का है। n मोल्स के लिए फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला हमारे लिए किसके लिए है, n मोल्स के लिए। तो हम सीधे से लिखेंगे भाई साहब, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, किसके लिए, वन मॉलिक्यूल। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, F/2 R/NA, प्लीज राइट इट कैपिटल A इंटू T। एक का इतना है, Na मॉलिक्यूल से इतना हो जाएगा,
फॉर Na मॉलिक्यूल्स, फॉर 1 मोल U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ RT, क्योंकि Na से मल्टीप्लाई करोगे Na और Na कट जाएगा। तो हमने कहा देयरफॉर फॉर n मॉलिक्यूल व्हाट इज du का फॉर्मूला, du का फॉर्मूला आ गया हाफ NF RDT। ठीक है, ये अब फिर से समझा रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर होल मोल, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर 1 मॉलिक्यूल, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मॉलिक्यूल की होती है। तो समझिए, एक मॉलिक्यूल की एक डायरेक्शन में जो एनर्जी है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी है वो कितनी है, हाफ kBt। कितनी है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी इन एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBt। देयरफॉर फॉर f डिग्री ऑफ फ्रीडम द एनर्जी इज f/2 kBt। kb क्या होता है, R/Na, यानी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है, f/2 R/Na इंटू टी। अगर मेरे को 1 मोल चाहिए तो एक मॉलिक्यूल में कितने मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, Na, तो मुझे कैसे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na ने Na को, तो हाफ FRT आ गया। ये कितना है, 1 मोल का, तो n मोल का क्या हो जाएगा, इस पहले को n से मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड है और ये भी है, इसको मल्टीप्लाई अगर दोनों को इक्वेट कर दो तो NCV/dt बराबर हाफ NF/RDT। dt ने dt को, n ने n को मार दिया, तो CV कितना आ गया, हाफ FR। कितना आ गया, हाफ FR। केवल एक यूज करो, केवल एक, बिकॉज आपको मेयर्स फॉर्मूला यूज करने बोला नहीं है प्रूफ करने को, कि बोला है, नहीं बोला है। मेयर्स फॉर्मूला तो CP माइनस CV होता है, यहां तो CP/CV निकालना है। CV निकल गया, फिर क्या लिखोगे आप, बाय मेयर्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, मेयर्स फॉर्मूला। क्या हम जानते हैं, CP माइनस CV इज R, यानी CP की वैल्यू R प्लस CV, R प्लस हाफ FR इज CP। तो CP का फॉर्मूला आ गया हाफ F प्लस 1 R। लेंदी है लेकिन करना तो पड़ेगा। CP आ गया, CV आ गया, अब अगला स्टेप क्या होगा, क्या होगा अगला स्टेप, डिवाइड। तो CP/CV इज 1 प्लस F/2 होल बाय 1 प्लस होल बाय F/2 R। R ने R को मार दिया, तो कितना आ गया, 2 प्लस F/2 अपॉन F/2, 2 ने 2 को मार दिया, 2 प्लस F/F। इसको हम 1 प्लस 2/F भी बोल सकते हैं। अब ये लेंदी क्वेश्चन तो है, बट है भी तो 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का सवाल होना चाहिए कम से कम, बिकॉज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताना है और ये पूरा करके आना है। ठीक है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्कूल में जाइएगा, मैडम से बोलिएगा मैम इसका आंसर क्या होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि भाई साहब वो अंग्रेजी में कोई आंसर लिखवा रही हूँ, तो ये तो प्रूफ किया लेकिन अंग्रेजी में आंसर नहीं होगा। KTG प्लस थर्मोडायनेमिक्स, KTG में आएगा। हाँ, स्टैंडिंग वेव, भैया डेरिवेशन है, ये करना नहीं रहा हूं मैं इसको। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव का डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आएगा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन है भाई साहब, जहां पर आपको डिस्कस करना होगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, और दो सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये सब कुछ प्रूव करना है। ये होमवर्क नंबर वैसे 7 है, क्योंकि मैंने वहां लिखा नहीं होमवर्क। ठीक है, छोड़ दो उसको, एक और मर जाएंगे बच्चे, वैसे भी बहुत हो गए। ये नहीं करा रहा हूं मैं, ये भी रिसेंटली कराया मैंने। ठीक है, अगला
डरना नहीं है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए पढ़िए 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 पढ़िए, सबको याद रखिए, जो 1 नंबर क्वेश्चन आ रहा है या 3 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दे विल आस्क यू व्हाट आर दी डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है, वो यहां लिखी नहीं है, लेकिन व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, द प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्या आना चाहिए, लिमिटेशंस। कितने नंबर का आ रही है? अबे भाई तुझे नहीं पूछ रहा हूं, ये बहुत मारूंगा। एक और भी आ रहा है यार, ये इसमें ना वो t इज प्रोपोर्शनल टू l की पावर a g की पावर b वाला डेरिवेशन, ठीक है, अगर पूछते हैं वैसे। हाँ धन्यवाद। सिग्निफिकेंट फिगर्स, पूछूंगा मैं, आ सकती है, एकदम आ सकती है, आ सकती है। फॉर्मूले तेरे बताएं, फॉर्मूले से निकाल ले, कोई दिक्कत ही नहीं है। Q बराबर k dt बाई डी एक्स या H बराबर सिग्मा t की पावर 4 इंटू के, काम खत्म, तेरे आना चाहिए। अच्छा आप पढ़ लिया, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ विच वन, कुछ भी बोल रहा है ऐसे, याद है? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इंटू वेलोसिटी, याद आ रहा है भाई? घुसा मार दी है ये, हाँ, आर पी साइन थीटा, आर होता है आर, आर क्या हो गया? लेंथ, और पी क्या हो गया? एम एल टी माइनस 1, तो ये आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, यस और नो? अब देखो समझो, अगर थोड़ा फील कर पाओ तो ये क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। अभी कैसे समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसे टाइम से डिवाइड कर दूं तो टाइम से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो हमने आगे एक काम करो, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 डिवाइड बाई टी इंटू टी, चलेगा? बोलो यार, डिवाइड बाई टी का मतलब हो गया, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी। एम एल स्क्वायर इंटू टी माइनस 2 किसका होता है? वर्क, एनर्जी, किसका होता है? एनर्जी, तो ये एनर्जी इंटू टाइम भी होता है, ऐसे याद करने के लिए। अब टॉर्क, टॉर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि एनर्जी के बराबर है, बोलो काम खत्म हो गया, ये तो नहीं हो सकता। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? मोमेंटम के बराबर, मोमेंटम यानी कि एम वी, यानी कि ये भी एनर्जी नहीं है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज का फॉर्मूला में याद है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर से निकाल दिखा दो। अब प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला नहीं पता है तो दिक्कत है, नहीं पता कर लो। प्लैंक्स कांस्टेंट डिफाइन करता है एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, क्या फॉर्मूला है इसका? एच म्यू, क्या फॉर्मूला है? ई फॉर एनर्जी, ई फॉर एनर्जी एंड म्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, क्या नाम है? दिस डिफाइंस द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, जो लाइट वेव आती है, फोटोन, उसकी एनर्जी है एक फोटोन की। तो कहना इसे एच का फॉर्मूला हो गया ई बाई वी म्यू, और म्यू होता है 1 बाई टी, तो ई टी आ गया कि नहीं आ गया? इसके बराबर। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम डू हैव द सेम यूनिट्स एंड डोंट हैव द सेम यूनिट्स, डू हैव द सेम डायमेंशंस। एंड क्योंकि ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव है साला, दिखाना नहीं है, याद रहेगा, खट से आंसर लिख दोगे आप, जैसे इसको याद था। तो रिक्वेस्ट ये है बहुत हम्बल वाली कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन सेम है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, बाकी आसान है, केवल यही था। अच्छा, check the following, check the correctness of physical quantity using the method of dimension is based on which one? बहुत easy है, very good, principle of homogeneity। correctness of equation को सही करने का तरीका क्या है? principle of homogeneity। अब ये भी आसान है, आपसे पूछा गया है कि d की और b की डायमेंशन क्या है, क्या cos के साथ लिखा है तो अंदर का पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए? याद आ रहा है? सब भूल गए? आर्ग्यूमेंट की डायमेंशन नहीं होती, यानी b की डायमेंशन क्या हो गई? 1 बाय एल, एल की 1 बाय एल दूसरा लगो, और d की डायमेंशन क्या हो गई? 1 बाय टी, तो b बाय डी, सॉरी d बाय b की क्या हो गई? 1 बाय टी बाय 1 बाय एल बराबर l बाय टी।
L बाई टी मतलब एल टी माइनस वन वेलोसिटी है ना। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, सबको पता है। एंगल विच हैज यूनिट, पता स्ट्रेन की यूनिट क्या है? which has a unit but no dimension। इसका यूनिट तो है, स्ट्रेन के पास ना यूनिट है ना डायमेंशन। एंगल का रेडियन बट इट हैज नो यूनिट। एंड एक और बताओ, स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल। ठीक है, गलत मत कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट चल रही है। तो विद दिस वी हैव डन लाइक 9 क्वेश्चन, 10वां नहीं बना पाया था मैं समय की किल्लत की वजह से, तो कृपया करके वो कर लीजिएगा। जब हम कल मिलेंगे तो ऐसे 10 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन मैं आप चाहूंगा आपसे कि आप लोग भी डाउट वाउट लेकर के आइए। बाय बच्चों, ऑनलाइन अगर आप देख रहे थे इतनी देर तक, ऐसा तो होगा नहीं कोई, अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इतना देर कौन देखता साले को, ठीक है फिर भी